Hello students of class plus 2. In our previous lecture we had finished our second lecture, that is kings, farmers and towns, और how inscriptions tells a story. इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे उन्होंने किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में क्या क्या बताया। और ये जो टोटली हमने लास्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंस्क्रिप्शंस थी उसकी काफ़ी सारे लिमिटेशंस थी, आपको याद होगा। तो उसमें एक हमने जो लिमिटेशंस पढ़ी थी दैट इज़ बायसनेस, यानी जो इंस्क्रिप्शन की रीडिंग थी वो बायसनेस बेस्ड थी, ह्यूमन बिहेवियर अफेक्टेड था। हर किसी ने अपने तरीके से ही इंस्क्रिप्शंस को रीड आउट किया और उसको डिस्क्राइब किया अपनी लैंग्वेज में। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने क्यों बताई, अब मैं उसको कोरिलेट करूँगी। पहले हम टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम देख लेते हैं। दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर NCERT, और चैप्टर नेम इज़ किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो आज तक जो हमने टॉपिक पे बात की वो ये बात करी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके बारे में हमने सिर्फ इतना ही जाना जो इंस्क्रिप्शन ने हमें बताया था कि वो इस चीज़ का ट्रेड करते थे, वो ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने इस एम्पायर पे कब्जा कर लिया था, यहाँ इस राजा ने कब्जा कर लिया था। तो सारी बातें जो थी वो यही थी। इनकी डेली लाइफ के बेसिस पे कोई बात नहीं हुई कि वहाँ के जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे, या जो राजा महाराजा थे वो अपने महल में कैसे रहा करते थे, उनका मैरिज कल्चर कैसे हुआ करता था, एंड वो दूसरे राजाओं के साथ कैसे ट्रेड किया करते थे, उनका जो ट्रेड लिंक था वो कैसे हुआ करता था। हमने ट्रेड रूट्स तो काफ़ी पढ़े, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि उनका ट्रेड करने का तरीका कैसे हुआ करता था, वो कैसे बात किया करते थे, वो कैसे रहा करते थे, उनकी जो फैमिली के साथ उनके रिलेशन हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, सोसाइटी में उनकी कितनी इमेज हुआ करती थी, रिस्पेक्ट होती थी। ये सारी बातें हमें अभी तक इंस्क्रिप्शंस ने नहीं बताई है। तो मैंने आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शंस की क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी, यानी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं मिली। तो हमने क्या किया, यानी हमने मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने क्या किया, टेक्सचुअल ट्रेडिशन को यूज़ किया। किसको यूज़ किया? टेक्सचुअल ट्रेडिशन को। तो हमारा जो टॉपिक का नेम है दैट इज़ यूसेज ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशन। टेक्सचुअल ट्रेडिशन मतलब लिखी हुई जो बातें थी उनको यूज़ किया। उसमें हमने यानी हिस्टोरियंस ने ट्राइड टू अंडरस्टैंड, क्या समझने की कोशिश की कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हुआ करते थे, सोशल बिहेवियर कैसा हुआ करता था। इन सारी बातों को जानने के लिए उन्होंने क्या उठाई, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की बात की। टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले थे या हमें कोई और सोर्स मिला था, हमें टेक्स्ट मिले थे, बुक्स मिली थी, उनको यूज़ करके ये आइडिया लगाया क्या कि उस टाइम पे फैमिलीज़ कैसे रहा करती थी, कैसे रन किया जाता था, सर्वाइवल सोर्स क्या हुआ करता था, उनका बातचीत करने का तरीका कैसे हुआ करता, उनके आपसी रिलेशंस कैसे हुआ करते थे। तो इन सारों की बातों को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस ने यूज़ किया दैट इज़ टेक्सचुअल ट्रेडिशन। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टेक्सचुअल ट्रेडिशन क्या था। तो हिस्टोरियंस ने इन सारी बातों को समझने के लिए एक जो मेन एपिक की बात की, यानी एक मेन एपिक को डिस्क्राइब करने की बात की, दैट इज़ महाभारत। महाभारत ये एक सबसे ग्रेटेस्ट एपिक माना गया है जिसमें ये सारी बातों के जो सस्पेंस हैं वो खुल जाते हैं, यानी इन सारी बातों की समझ हमें आ जाती है कि फैमिलीज़ कैसे हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, उनके रिलेशन कैसे हुआ करते थे, उनका सर्वाइवल सोर्स कैसे हुआ करते थे, पैलेस में कौन रहते थे, पैलेस के बाहर कौन रहते थे, और क्या स्ट्रक्चर होता था एनवायरनमेंट में, ये सारी बातें, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता था, वो ट्रेड कैसे करते थे, ये सारी बातें हमें महाभारत, यानी हिस्टोरियंस ने किसका यूज़ किया, महाभारत का यूज़ किया, जो सबसे ग्रेटेस्ट एपिक माना गया था। तो इन सारी बातों को क्यों यूज़ किया गया, यानी महाभारत टेक्सचुअल ट्रेडिशन ही क्यों उठाया गया। अब सपोज़ करो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये 4 आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
ठीक है, ये 4 आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन चारों आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट टाइम पीरियड पे एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, यानी हम मान लेते हैं कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र जिसे कहते हैं, जिस पे रजिस्ट्री की गई थी। ठीक है, ये जो ताम्रपत्र था ये तमिल में लिखा गया था। ठीक है, तो इन्होंने इस ताम्रपत्र को अपने हिसाब से डिसाइफर किया, इन्होंने जब इन्होंने किसी को बताया तो अपने तरीके से स्टोरी को बताया। इस पर्सन ने किसी को बताया तो उसने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, उसमें कुछ एडिशन कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्शन कर दिया बातों में, इसने ऐसे। तो यहाँ पे क्या था, जो बात थी ना वो एक ही बात क्या थी, कई तरीक़ों से बताई गई थी। तो ये नहीं समझ आ रहा था कि किसकी बात पे ट्रस्ट किया जाए और किसकी बात पे ना किया जाए। इसलिए क्या किया गया, हिस्टोरियन ने ये डिसाइड किया कि अब किसकी बात करेंगे, हम टेक्सचुअल ट्रेडिशन की बात करेंगे, जिससे हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था। ठीक, तो अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत भी काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखी गई। किस में लिखी गई? मैनी लैंग्वेजेस में लिखी गई, चाहे वो नेपाल की लैंग्वेज हो, चाहे इंडियन लैंग्वेज हो, चाहे पाकिस्तानी लैंग्वेज हो। पाकिस्तान में तो नहीं लिखी गई, और किसी कंट्रीज़ की लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में महाभारत को लिखा गया था। तो हिस्टोरियन ने क्या किया, हिस्टोरियन ने ये डिसाइड किया कि सारी की सारी महाभारत, यानी जितनी भी लैंग्वेज में महाभारत थी उनको इकट्ठा करते हैं, और उनमें से जो कॉमन थिंग्स होंगी ना उसको हम क्या कर देंगे, अलग से बना देंगे। क्या कर देंगे, एक अलग सी बुक में लिख देंगे, या एक अलग सी इसको डिस्क्रिप्शन देंगे। तो उस डिस्क्रिप्शन का क्या नाम दिया गया था, क्रिटिकल महाभारत कहा गया था। क्या कहा गया था, क्रिटिकल महाभारत। ये क्रिटिकल महाभारत एक कॉमन बातें थी, कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स थी जो हर तरह की महाभारत, हर लैंग्वेज की महाभारत में लिखी हुई थी। तो उन कॉमन स्टेटमेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेज से उठा के जो महाभारत बनाई गई, दैट इज़ क्रिटिकल महाभारत। तो क्रिटिकल महाभारत हमें यही बताती है कि उस टाइम पीरियड पे जो राजा लोग थे उनका फैमिली रिलेशन और उनकी डेली बेसिस लाइफ जो होती थी वो कैसे हुआ करती थी। तो क्रिटिकल महाभारत से ही हमें पता चला था। और क्रिटिकल महाभारत जो है ना उसे शुरू करने जो बनी, जब ये बनी थी, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 19 एंड इसमें जो बात की गई है दैट इज़ बैटल्स की, यानी वार की बात की गई है, वॉर। फॉरेस्ट जंगलों की बात की गई है। वे ऑफ लिविंग, उनका वे ऑफ लिविंग कैसे होता था, ये सारी बातें की गई है। और ये जो स्टोरी है वो किसकी स्टोरी है, 2 कज़न स्टोरी है, 2 चचेरे भाइयों की कहानी है। आपने सुना भी होगा, वन इज़ पांडवास, जिनको एक को पांडवास कहते हैं, ये 5 थे, एंड अदर इज़ कौरव्स। और ये कौन थे, ये 100 थे। तो ये कज़न्स थे। 105 भाइयों की कहानियाँ हैं, ये 2 कज़न्स हो गए, यानी 5 पांडव हो गए, 100 कौरव हो गए, इनकी कहानी है। और इसमें जो मेन स्टोरी बताई गई है, यानी जो कहानी है वो क्या है, लैंड एंड पावर स्ट्रगल है, ज़मीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, और शक्ति पावर का डिस्प्यूट है कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये सारी कहानी महाभारत में बताई गई है। हिस्टोरियन ने बहुत अच्छा मेथड यूज़ किया, टेक्सचुअल ट्रेडिशन, ये समझने के लिए कि राजा महाराजा यानी किंग के बारे में जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो कैसे था, वे ऑफ लिविंग क्या था, उन सारी बातों को जानने के लिए उन्होंने क्रिटिकल महाभारत को बनाया। और इस क्रिटिकल महाभारत को बनाने में 46 ईयर्स लग गए। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके चैप्टर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी ही है। इसको अपनी फेयर नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, और प्लीज़ साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। कल हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे। थैंक यू।